ऐसे काम रहते हैं जो घर जाकर काम करना पड़ता है, बच्चे हैं, परिवार में सास ससुर है, माता पिता है, तो उसके बाद भी अगर कोई 7 बजे तक काम करे किसी संस्था में, उसके बाद जाकर घर पर खाना बनाए या और भी काम करे, तो उससे पारिवारिक जो मनोस्थिति है या तालमेल है वो गड़बड़ाता है। जब तालमेल गड़बड़ाएगा तो हम अच्छी सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ये नया जो कोड आ रहा है लेबर कोड, उसमें बताया जा रहा है 8 घंटे की जगह 12 घंटे और सप्ताह में 5 दिन। इसमें क्या विरोध है आप लोगों का? अब 5 दिन की हमारी जो डिमांड थी अभी तक पूरी नहीं हुई है, डीएफएस के यहाँ रुकी हुई है। जो डीएफएस सप्ताह में खुद 5 दिन काम करता है, जो आरबीआई खुद सप्ताह में 5 दिन काम करता है, एलआईसी 5 दिन काम करता है, स्टॉक्स एक्सचेंज जो है 5 दिन काम करता है। और जब हम 98% डिजिटलाइज की ओर बढ़ गए हैं और इसके बदले में हम एवरीडे 45 मिनट ज्यादा काम करने देने के लिए तैयार हैं, 15 मिनट पहले और आधे घंटे बाद, तो वो घंटे का जो आवर है वो पूरा हो जाता है। उसके बावजूद भी सरकार डीएफएस जो है इस मामले को अटका कर रखी। तो नया कोड में तो ये है ना 2 दिन छुट्टी का, क्या अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। डीएफएस के बैंक वालों ने ये अपना प्रस्ताव रखा है विगत 2 सालों से, 3 सालों से, और बैंक आईबीए जो है हमारा, वो बीच का एक पार्ट रहता है जो हमारी बातों को आईबीए के द्वारा मैनेजमेंट के पास पहुंचाता है या सरकार के पास पहुंचाता है। तो बैंक मैनेजमेंट और बैंक यूनियन ये दोनों एग्रीड हैं, आईबीए भी कन्विंस्ड है। अब ये सरकार के पाले में है, अब वो जब लागू करना चाहे उनके हाथ में है। और ये जो 12 घंटा वाला बात, अब नए लेबर कोड आएंगे तो ये घंटा बढ़ाने की बात चल रही है। तो पहले ही तो 8 से ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब कहने के लिए 8 घंटा। अभी तो भले ही हम पेन एंड पेपर में हम 8 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक सर्वे कर लीजिए, उठा के आप देख लीजिए कि कितनी देर तक कौन लॉग इन करता है। आरटीआई में मांग लीजिए ना, पता चल जाएगा सारा कुछ कि किस बैंक में कितने देर तक कितना स्टाफ जो है लॉग इन करके रहा। तो इसमें तो कहीं बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आरटीआई मांगे सारा पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज इंटू जी है, ये तो एक पक्ष है, ये आंदोलन, लोगों के लिए आवाज उठाना, वो सब सही है। आप तो यूनियन लीडर भी हैं और आप सभी बैंकों की हकीकत भी जानते हैं। एक चीज कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी एक धारणा बन जाती है कि सरकारी बैंकों में, खासकर आपको एसबीआई वगैरह में, लोगों को लगता है कि बड़ा एटीट्यूड रहता है सबका, और जो प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी या जो भी अन्य बैंक है, थोड़ा वहां पे एटीट्यूड नॉर्मल रहता है, ऐसा एक धारणा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कई घटनाएं होती हैं, और उसके लिए भी आपने कहा है कि इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी वाली जो फीलिंग्स की वजह से भी ऐसा कुछ होता है क्या? आप मानते हैं ये कमी है जिस पर काम मैं मानता था, अब नहीं मानूंगा, इसलिए कि अब हमारे बीच नए साथी आ गए हैं जो डिजिटलाइज बहुत अपने आप को इक्विप्ड किए हुए हैं। हमारे यहाँ मैं बता दूं कि आपको एमबीए किया हुआ लड़का भी आज क्लरिकल में ज्वाइन कर रहा है, जो मास्टर किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ, ऐसे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में। ये स्थिति थी तब की, जब काफी पुराने साथी लोग थे हमारे बीच में, तो कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाया करती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब हम लोग भी चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास आए। अगर कस्टमर को लगता है कि नहीं, हम बैंक स्टाफ हमारे घर आए, तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। आज डोर स्टेप बैंकिंग का प्रोविजन है। अगर आप एक उस लॉगिन को कर लेंगे ऐप में, अगर आप बुलाएंगे तो हम आपके घर पे आ जाएंगे। हाँ, ये चीजें तो बढ़ी हैं अभी, ये तो बढ़ी है। कुछ पुराने लोग अभी हैं हमारे पास में जो पेंशनर के रूप में हमारे ब्रांच में आते हैं, तो उनके लिए भी एक पेंशनर काउंटर की व्यवस्था कर दी गई है। काहे कि पुराने लोगों को पासबुक में वो प्रिंटेड जब तक नहीं दिखेगा कि हमारा कितना पैसा, और जरूरी भी है, काहे कि जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें उनको प्रिंटेड दिखना चाहिए कि मैंने इतना निकाला और इतना। उनको वही तो मानसिक रूप से हम लोग भी तैयार है कि एक वर्ग है अभी ऐसा जो योनो और नेट बैंकिंग या बहुत सारा ऐसा ऐप है हमारा, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन वो बैंक में आते हैं इसीलिए कि वो रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं। एक हमारा रिलेशन है उनके साथ में, हम भी चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के बात करें, उनके बच्चों को जाने, उनके नीड्स को जाने। हो सकता है उनको जरूरत नहीं हो, उनके बच्चे को जरूरत हो, एजुकेशन लोन हम देते हैं, हाउसिंग लोन हम देते हैं, कार लोन देते हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, सारी चीजों के लिए हम प्लेटफॉर्म खोल के रखे हैं। अगर आपको सुविधा नहीं है तो हम आपके घर में जाकर डॉक्यूमेंटेशन करा लेंगे। अभी भी थोड़ी प्रचार की कमी है ना रिंटू जी, जैसे कि आप एक बार आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि जो एटीएम यूज करते हैं वो भी, उसका भी इंश्योरेंस है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम चाहेंगे कि काली माटी टॉक्स के माध्यम से आप बताएं लोगों को कि वो कौन सी वो योजना है जिसमें अगर आप एटीएम कार्ड धारी हैं तो किसी आपात स्थिति में आपको क्या मिल सकता है बैंक से? अगर किसी के साथ कोई एटीएम, आप स्टेट बैंक हो या किसी भी बैंक के आप यूजर हो या कस्टमर हो,
तो अगर आप एटीएम यूज करते हैं तो सरकार के द्वारा और बैंक के द्वारा भी ये प्रावधान है कि जिस तरह का कार्ड का वेरिएंट है, जैसे सैलरी वाइज, बिजनेसमैन वाइज या नीचे तक के जनधन के अकाउंट के वाइज सबके कार्ड बने हुए हैं और उस कार्ड में पैसा निर्धारित किया गया है कि ये होने पर ये इतना इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, लोग इससे अवेयर नहीं है, क्लेम नहीं है, जबकि दुर्घटना होती है, हाँ वो चुपचाप रह जाते हैं, कोई क्लेम नहीं करते हैं, पता नहीं है। तो इसे हमें भी प्रचार करने की आवश्यकता है और सरकार को भी ये बताने की आवश्यकता है कि आपको यहाँ से मिले। यानी कि किसी के पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है, अगर उसकी दुर्घटना हो गई है 2 से 5 लाख रुपए तक का ये बीमा तक, तो 2 से 5 लाख तक का बीमा कवर जिसके लिए हम लोग उसको इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम बैंक के द्वारा दी जाती है कि तो हमारा इसका जो कुछ टाइम है कि घटना कब हुई है? अगर मान लीजिए कि किसी को नहीं मालूम है, 1 साल पहले देखिए कम से कम 3 महीने के अंदर तो उनको करा ही लेना चाहिए। जब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह आ जाए तो हमसे कांटेक्ट करें लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये मौका मिला और ये मैं बता रही हूँ। मैंने पहले भी कई बार अपनी रिपोर्टिंग में ये बताने की कोशिश की है, पर कुछ चीजें हैं उतनी हाईलाइट नहीं हो पाती हैं कि अगर आप डेबिट कार्ड धारी हैं तो और कोई दुर्घटना हो जाती है तो 3 महीने के अंदर अगर आप फिर बैंक से संपर्क करते हैं तो आपको वो उसकी कुछ राशि मिलेगी, उसका इंश्योरेंस रहता है जिसकी प्रीमियम बैंक करती है, पर लोग नहीं जानते हैं। यानी कि एक एटीएम कार्ड धारी भी कहीं कोई अगर इंश्योरेंस उसने नहीं करा के रखा है अपना, तो भी उसको अगर वो डेबिट कार्ड धारी है तो उसको ये सुविधा बैंक से मिलेगी। लोग नहीं जानते हैं इस चीज को और इसकी काफी व्यापक रूप से प्रचार की आवश्यकता है। प्लस सरकार की 2 छोटी-छोटी स्कीम्स चल रही है जिसमें नेचुरल डेथ पर 440 रुपया का एक स्कीम है और एक 20 रुपया का स्कीम है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है और एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हम जिनसे भी बात करते हैं उन्हें ये जरूर बताते हैं कि आपका जीवन आपके परिवार का है और परिवार तब तक है जब तक आप हैं और जब अर्निंग मेंबर नहीं रहेगा तो सेंटिमेंट जो है 2 महीना 4 महीना या साल भर तक काम करता है, उसके बाद उस परिवार की जिम्मेदारी उस महिला के पास में आता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं कम से कम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो 2 छोटी छोटी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत कम राशि लगती है, 440 और 20 रुपया का स्कीम है, उसे जरूर करा लें। बैंक अपना एक पर्सनल एक्सीडेंट पाई जिसे कहते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अच्छा, वो 500 रुपया से लेकर 2000 तक जाता है। 2000 में करेंगे तो आपको 40 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन वो एक्सीडेंटल डेथ। तो ये एसबीआई का है या सिर्फ ये एसबीआई का है और भी बैंकों में अलग अलग चीजें हैं। एटीएम वाला भी एसबीआई का है या नहीं, सभी बैंकों में रहता है? एटीएम वाला सभी बैंकों में लागू होता है और बैंक वाइज सभी जगह स्कीम्स हैं छोटे छोटे, लेकिन प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना ये सभी बैंकों में लागू होता है। इसकी अवेयरनेस अगर अच्छी तरह से कराई जाए, जागरूकता लोगों में, तो शायद किसी के आगे कुछ हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। आमतौर पर कम से कम परिवार तो जरूर खड़ा हो जाएगा जी। और मैं बता दूं कि आज के डेट में जो सफल या संबल वही है जिसके पास में पैसा है। अगर आप के पास पैसा नहीं है तो हो सकता है आपके रिलेटिव भी कुछ दिन बाद आपसे जो जीवन की कड़वी सच्चाई है। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। हमारे एक बैंक ऑफ बड़ौदा के एक साथी हैं, तो उनके एक साले साहब 22 में टेल्को में काम किया करते थे। अच्छा। और टेल्को में ही उस शख्स का अकाउंट था। उन्होंने जब वो बैंक गए तो बैंक वालों ने 1000 रुपये का उनका पाई एक इंश्योरेंस कर दिया। शुरू में तो बहुत वो इंसिस्ट किए कि भाई पैसा नहीं है, लेकिन बैंक वाले ने बोला ये आपके परिवार के लिए है, इसे आपको ले लेना चाहिए। अब पता नहीं है वो किस परिस्थिति में थे, उन्होंने हामी भर दी और उनका इंश्योरेंस हो गया। अच्छा। 6 महीने के अंदर काम के दौरान जब वो घर से लौट रहे थे तो किसी डंपर वाले ने उनको एक्सीडेंट किया और उस एक्सीडेंट में वो बच नहीं सके। तो वो साथी जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक सर्टिफिकेट मिला है बैंक से, इसको मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप प्लीज देख के बताइए मेरे साले साहब का डेथ हो गया, क्या इसका राशि मिल पाएगा? तो उस व्हाट्सएप में मैंने देखा कि वो पाई का एक सर्टिफिकेट है और उसमें 20 लाख रुपए तक का उनको इंश्योरेंस क्लेम था। तो इसमें प्रावधान ये है कि आप जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जो एफआईआर करती है, डेथ सर्टिफिकेट, सारी चीजों को लाके अपना आधार पैन कार्ड और जो आपका नॉमिनी है
और जो लीगल स्पाउस है जो है आपका, वो सारा दस्तावेज के साथ लाए और हम लोग उसका पेमेंट कर देते हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको 20 लाख रुपए की अच्छा, राशि मिल गई। 20 लाख की राशि मिल गई उनको राशि। तो वो काफी खुश थे कि अनजाने में ये बैंक के द्वारा हेल्प हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इसे और प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। अगर इसके लिए थोड़ा दबाव भी देना पड़े कि 500 रुपया का ही क्यों ना कर लो, तो वो राशि आपके परिवार के लिए आने वाले दिन में, कहे कि जीवन और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। और हम चाहते हैं कि अपने परिवार के लिए आपको 500 रुपया 1 साल का जरूर लगाए। बिल्कुल। एक शिकायत हमेशा आती है हमारे पास भी, लोग मोबाइल पे और अक्सर शिकायत करते हैं कि एक तो बैंक से फोन बहुत जाते हैं, ये लोन वो लोन, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा जो है प्रेरित किया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड रख लें। पर हम लोग ये सब ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या है। डेबिट कार्ड आपका बैलेंस के अगेंस्ट है, क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि बैलेंस है तभी आप खर्च करें। तो ये कहीं ना कहीं कई बार लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी हो गई है, समझ नहीं पाते हैं लोग और फिर कर्ज के जाल में उलझ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता है कि बैंक, मैं खुद भी देखती हूँ, मुझे भी कई बार फोन आता है और कि क्रेडिट कार्ड आपका ये आप ले लीजिए, और SBI से भी आता है कई बार। आप वो सभी कॉन्ट्रैक्ट पे एजेंसीज हैं जो इसके लिए काम करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप नहीं है कि बैंक क्या चाहता ही नहीं है कि पब्लिक का पैसा सुरक्षित उसके पास कुछ रहे, वो कहीं ना कहीं उसको यूज करिए, ये करिए वो करिए, बहुत उलझन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत लगता है। 2 चीजें हैं इसमें। एक तो लोन के लिए आजकल लीड्स अपने आप जनरेट होते हैं, और आज जो बैंक की परिस्थिति है, अगर वो लीड जनरेट हुआ तो बैंक ही उनको फोन करती है। लेकिन बहुत पोलाइटली हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको आवश्यकता है तभी आप ले। ये लीड आया हुआ है आपका जनरेट, आप हमारे प्राइम कस्टमर्स हैं, और अगर आपको आवश्यकता है तो आप जरूर लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बताया जाता है, समय सीमा दी जाती है। अगर उनके तरफ से हामी भरा जाता है तभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। रही बात, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा खर्च करने का माध्यम है जहां कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको 5 लाख का क्रेडिट दे दिए, आपकी सैलरी और आपके अकाउंट के स्टेटस के आधार पर ही आपको वो कार्ड दी जाती है। और ये स्टेट बैंक के लोग नहीं करते हैं, हमारी अनुषंगी SBI की जो है, हमारी सिस्टर कंसर्न है, वो इन चीजों को डील करती है, जो कि हमारा ही एक पार्ट है। इसमें टॉप मैनेजमेंट के लोग हमारे SBI के होते हैं, लेकिन डाउन द लाइन जो होते हैं ये बहुत कम लोग इसमें है जो पेरोल में रहते हैं, बाकी सब प्राइवेट लोग ही रहते हैं। आज ये प्राइवेट लोग इस जगह समाहित नहीं होंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि इनको समाहित किया जाए। लेकिन फिर मैं वहीं घूम के आ जाता हूँ कि बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर है। आज हमारी बच्चियां, मैं देखता हूँ स्टेट बैंक नहीं बाकी दूसरे बैंकों में भी देखता हूँ मैं, कि हमारी जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो इस तरह का काम को कर रही हैं। उनके पास में जीविका का कोई साधन नहीं, तो इसमें लोग समाहित हो रहे हैं। और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग भी इस काम में लगे हुए हैं उन्हीं लोगों को ये कार्ड दे जो सामर्थ्यवान है, बिल्कुल, और जो पे कर सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसे लोगों को ना दे जो जिससे उनका परिवार पर ये इफेक्ट करे। और खरीदने में तो हमारा नया जनरेशन आज कहीं भी कुछ भी खरीदने के लिए तैयार है, तो सब मन का ही खेल है। और देखिए ये जब बात आई है तो हम लोग साइबर फ्रॉड पे बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी हाल ही में आप लोगों ने किस तरह से एक ग्राहक को बचाया भी, आप पढ़े होंगे। कुछ दिन पहले ही हमारी एक बसंती शाबाद एक ऑफिसर है, एक सुमन कुमारी, मैं भी संयोग से उसमें इन्वॉल्व हो गया। एक यहाँ जमशेदपुर में NIT एरिया के एक टाटा स्टील के बहुत बड़े पदाधिकारी, आप पेपर में पढ़ी होंगी, मैंने भी आपसे उस समय चर्चा भी किया था। तो उनकी पत्नी महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, उन्होंने भी, मुझे लगता है कि 7-8 महीना बैंक में नौकरी भी की। पढ़े लिखे लोग हैं। अचानक एक दिन आए और वो फिक्स डिपॉजिट का शीट लेके हमारे फिक्स डिपॉजिट काउंटर में मेन ब्रांच में आए और उन्होंने बोला कि इसको तोड़ के मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो काफी बदहवास थी वो महिला। तो जो हमारी स्टाफ थी सुमन कुमारी, वो बोले कि इतनी परेशान क्यों है आप बताइए।
मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ये तोड़ के मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। तो उनकी हड़बड़ाहट को देखते हुए उन्हें काफी शक हुआ। तो बोले कि आप कल आइए, आज आपका काम नहीं हो पाएगा। तो वो चली गई, चूंकि वो डिजिटल अरेस्ट थी। हाँ, डिजिटल अरेस्ट। हाँ। वो घर पे उनके हस्बैंड जो है डिजिटली अरेस्ट थे और ये महिला भी अरेस्ट थी। और वो जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति जो था वो उनको आधे घंटा का ही समय दिया था। हाँ। कि आधे घंटे के अंदर आप नहीं आएंगे तो आपको कुछ और पनिशमेंट हो सकता है। उसको लोग बहुत गंभीरता से ले लेते हैं कि ये अरेस्ट हो गया ऑनलाइन। और ये टर्म भी उनका ही बनाया हुआ है, अपराधी डिजिटल अरेस्ट कह रहा है। ऐसा होता नहीं है कुछ भी। अब सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा भी हम लोग इस तरह का कैंपेन करते हैं, बताते हैं लोगों की डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं। बिल्कुल। अब वो महिला फिर दूसरे दिन आई तब सुमन ने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि सर आप आइए प्लीज, एक ऐसी महिला आई है जिसको हम समझाने में असमर्थ हैं। मैं गया उनके पास में बैठा, उनकी परेशानी को सुना। तो जब परेशानी बताते वो रोने लगी। जब रोने लगी तो मुझे डाउट हुआ कि सही में कुछ बात है, इसे और कुछ कुरेदा जाए। तो बोला कि मैं बैंक ऑफ इंडिया से 20 लाख दे चुकी हूँ। हाँ। और उसके बाद जो है ये 14 लाख रुपए मुझे और देना है। तो मैंने बताया कि आप मेरे साथ थाना चलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपने मुझे कॉल भी किया फिर? हाँ, कॉल भी किया था। पत्रकारों को संयोग से श्रीनिवास सर थे वहाँ जो अभी साइबर के इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने बहुत हेल्प किया, थैंक्स टू साइबर की पूरी टीम। और पत्रकारिता में भी आए हुए कुछ लोग जो है इस बात को काफी अप्रिशिएट किए कि बैंक वालों की पहल से एक महिला की डिजिटल अरेस्ट से मुक्ति हुई, इनका पैसा भी बच गया। लेकिन 20 लाख रुपया वो तो पहले ही चला जा चुका था। लेकिन फिर भी वो इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि ये 4 लाख रुपए अभी तक हम लोग ब्लॉक करके रखे, ये 4 लाख रुपए आपको आने वाले दिन में मिल जाएगा। तो इस तरह की अवेयरनेस की आवश्यकता है। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कस्टमर मीट के दौरान ऐसी चीजों को कस्टमर के साथ समझाएं, उन्हें समाज को भी एक संदेश जाए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई असुविधा है तो मैं तो तैयार हूं आपको हेल्प करने के लिए। आप हमसे सेवा तो लीजिए, हमसे बात तो करके देखिए। तो अभी बहुत तरह के ऐप बनाए जा रहे हैं। जब कोई त्योहार आता है तो चंदा के माध्यम से ऐप बन जाता है, तो कोई लोन के माध्यम से। तो कुछ ऐसे ऐप्स को आप टच ना करें जिससे आपके पैसे को खतरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम में हम लोग भी कई बार इन्वॉल्व हुए। इसमें हम बताते हैं .apk फाइल को टच नहीं करना है। वो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपका एक्सेस जो है मोबाइल का वो ठग के पास चला जाएगा, साइबर ठग के पास। तो और उसके बाद तो क्योंकि सावधानी ही बचाव है, होने के बाद कई तरह की दिक्कतें होती है। मान लीजिए कि कोई ठगी का शिकार हो गया तो उसको क्या करना चाहिए? बैंक सबसे पहले तो बैंक में आके अपने जो बचे हुए पैसे उसको लॉक करा दें आप। उसके बाद एक FIR के लिए आप वहाँ एक एप्लीकेशन लिखें। अभी काफी लोग जानकार हो गए हैं। पहले शुरू में जो स्थिति थी आज वो स्थिति नहीं है। नेशनल टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ, आप वहां से भी अपने अकाउंट को, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां भी जाकर अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। आप जितनी जल्दी आप साइबर में जाएंगे, जितनी जल्दी आप बैंक में जाएंगे, वहां उतनी जल्दी आपका पैसा बचने का संभावना रहता है। क्या कि ये लोग साइबर वाले लोग तुरंत कहीं ना कहीं वो पैसे को ट्रांसफर करते रहते हैं। इनका चैनल हमसे बहुत ज्यादा फास्ट है। और एक जगह आकर कहीं ना कहीं तो रुकता है। अगर वहां पैसा रुक गया तो आपका पैसा मिलने की संभावना है। बहुत देर से बातचीत हो रही है और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक चीज पूछना चाहेंगे अंत में, क्योंकि समय का भी अब अभाव है, कि बहुत सारे बदलाव आए बैंक में और आगे भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। कौन से बदलाव हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं और वो कौन से बदलाव हैं जो आगे ना हो तो अच्छा रहेगा? अगर बदलाव होने वाले हैं तो मैं कहूंगा कि पहले जितना कस्टमर्स सुबह आते थे और शाम को पैसा लेके जाते थे, डिजिटल इंडिया हो जाने के बाद में, डिजिटल बैंकिंग होने के बाद में, अब पैसे के लिए बैंक में आने की आवश्यकता नहीं। इवन KYC भी आप जो है आप अपने रजिस्टर मेल से आप बैंक को देंगे तो वहां भी KYC तो ये तो अच्छा बदलाव है। ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। और इस बदलाव को हम लोग आने वाले दिन में और सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि कम से कम लोग साइबर से इफेक्टेड हों। और जो बदलाव नहीं होने चाहिए, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि लोग बैंक में आना ना छोड़ें। जब आप नहीं आएंगे तो हम रिलेशन को कैसे बिल्ड करें, आपकी परेशानी को कैसे देखें, किसके लिए बैंक है? तो वो
एक वर्ग अभी भी जो डिजिटल इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया है वो हमारे पास आते हैं, हम उनको अच्छी से अच्छी सेवा देने का कोशिश करते हैं, उनके साथ उनके नीड्स को जानते हैं, उनका सेहत के बारे में पूछते हैं, उनको अपने साथ बैठा के उनका अनुभव को लेने का प्रयास करते हैं, तो उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो वर्ग हमसे छूट जाए, क्योंकि नया जनरेशन आ रहा है, नया जनरेशन को कुछ भी मतलब नहीं है, वो काम करता है, धड़ाधड़ करता है और जाने में विश्वास करता है। और सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से मैं यह कहूँ कि ये 4 जो लेबर कोड आने वाले हैं उस पर आप जरूर विचार कीजिए, क्योंकि स्थायी लोग तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर अपना पेंशन या फिक्स डिपॉजिट है या कुछ कर लेते हैं, लेकिन असंगठित लोग, जो लोग हैं, जो माइंस के लोग हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो घर में दाई का काम करते हैं, जो बुजुर्गों की सेवा में लगे हैं, उनके लिए कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको कौन देखेगा? सही बात। क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनको भी अधिकार है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वो रहे, उनको भी उन सारी चीजों को मिले। जब वो परिवार से जब छोड़ते हैं, जब उनके बेटे छोड़ देते हैं या बेटी छोड़ देती है, तो उसके पास सहारा के रूप में कुछ रह नहीं जाता है, तो उसको भी मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल जी हाँ। धन्यवाद रिंटू जी, आपने इतना समय दिया। बहुत धन्यवाद मैडम कि आपके माध्यम से अगर समाज में या देश तक ये मेरी आवाज जाएगी तो बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। और मेरा नंबर है, हम 24/7 सबके लिए उपलब्ध हैं, किसी भी काम के लिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि लोग आए। मैं किसी को निराश करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो भी मेरे अनजाने में हो, मेरा जानकार हो या अनजान व्यक्ति हो, अगर वो मुझसे आकर मिलता है, वो अपनी परेशानी बताता है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसे जरूर हेल्प करूं, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में। तो नंबर अपना जारी कर सकते हैं हम लोग? जरूर। तो आप मेरा नंबर 9431 मेरा नंबर 94313 है, 90800। आप कभी भी हमारे कस्टमर्स, हमारे दर्शक हमसे मिल सकते हैं, अपनी बातों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, चाहे किसी भी संदर्भ में हो, चाहे लोन के संदर्भ में हो, चाहे बैंकिंग के संदर्भ में हो, चाहे आप एजुकेशन लोन की जानकारी चाहते हैं, तो 94313 90800 में आप हमसे 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं इस काम करने में सफल जरूर होऊंगा, और समाज को मैं बताना भी चाहता हूं कि सिर्फ हम बैंकिंग नहीं करते हैं, बैंक के बाहर भी हमारा कुछ रोल होता है, उसको भी हम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद रिंटू जी। तो रिंटू जी सिर्फ बैंकिंग नहीं करते हैं, इनका बहुत सारा रोल है। और आज का ये एपिसोड आप सबको अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगी इसमें, जिसमें रिंटू जी का नंबर है, और आप किसी भी प्रकार की परेशानी में उनको संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरह से शुरुआत हुई थी इस एपिसोड की, और हम लोगों ने 4 लेबर कोड की बात की थी, समाप्ति में भी वही बात अंत में रिंटू जी ने कही है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि कोई भी नया जो लेबर कोड लाने से पहले आप इन तमाम बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें जो ये ट्रेड यूनियन उठा रहे हैं। पता नहीं कितना सरकार ध्यान देगी या नहीं देगी, लेकिन अपना काम है आवाज उठाना, सो हमने उठा दिया है। और आप हमारे इस एपिसोड को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।